बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपका मेरी तरफ से एक टास्क है। और टास्क ये है कि आपने जाना है और एडमिसिबिलिटी और इन एडमिसिबिलिटी की प्रोविजंस को वापस रिवाइज करके आना है। और ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर प्रोविजंस को किस तरह से टेस्ट करता है। पहले आप सारी प्रोविजन पढ़ के आए हैं, लेकिन वो आपने लर्निंग पर्पज़ के लिए पढ़ी थी। अब आप जब वापस जाएंगे और उन प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि एग्जामिनर किस तरह से प्रोविजन को मोल्ड कर सकता है, किस तरह से आपके पास चीज़ें मॉडिफाई हो के पूछी जा सकती हैं पेपर के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ पेपर में ना सोचनी पड़े। तो हर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप क्या किया करेंगे, आप वापस जाया करें और जल्दी से प्रोविजंस को रिवाइज कर लिया करें। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता। क्या होता है कि शुरू में क्या पता आपको 6-7 मिनट लग जाएं, लेकिन बाद में आपके पास 2-3 मिनट लगेंगे और आप सारी प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे, लेकिन माइंड में ये रखते हुए कि एग्जामिनर किस तरह से टेस्ट करेगा। एक बार सिलेबस या एक बार चीज़ को पढ़ने से कभी भी आप उस चीज़ को एस नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, बार बार रिवाइज करते जाना है ताकि आपके पास एक तो प्रोविजंस याद होती रहें और दूसरा पेपर में आप कंफ्यूज ना हो रहे हों कि इसका क्या आंसर बन सकता है, कहाँ से आया हुआ है, क्या चीज़ है। आपने चूंकि बार बार रिवाइज किया हुआ होगा तो आपको इजीली चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आप आसानी से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव अमाउंट्स फॉर टैक्स पर्पसेस। कहता है ये जो सारी अमाउंट्स गिवन हैं ये बताएं कि ये एडमिसिबल हैं या नहीं हैं। हमें पता है कि एडमिसिबल कौन सी होती हैं, जो हम माइनस कर सकते हैं अपनी इनकम में से, और इनएडमिसिबल वो हैं जो हम माइनस नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैरेट लिमिटेड is engaged in manufacture, import and sale of electronic appliances for past 20 years. 20 सालों से यही काम कर रहा है। अब हमें पता चल गया है क्वेश्चन पढ़ने से कि ये बिजनेस कर रहा है, तो ये बिजनेस इनकम है हमारे पास। While reviewing the company's tax provisions, you notice the following amount appearing in the टैक्स कैलकुलेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। डेट्स बड़े ध्यान से देखनी है। ईयर 2022 के अंदर आपने नोटिस की ये वाली अमाउंट्स जो कि इसकी टैक्स कैलकुलेशन में अपेयर हो रही थी। तो अमाउंट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ 450,000 ऑन प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर 12 ईयर्स। इसने 4,50,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया हुआ है जो कि इसे 12 साल के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर हमें रेवेन्यू जनरेट करता रहता है वो हमारा एसेट बन जाता है। अब ये देखना है कि ये हमारे पास डेप्रिसिएबल एसेट है या अमोर्टाइजेबल एसेट है। तो ऑब्वियसली ये इनटेंजिबल है क्योंकि इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, तो ये इनटेंजिबल है। इसलिए आपको पता है कि इनटेंजिबल के ऊपर क्या अलाउड होती है, अमोर्टाइजेशन अलाउड होती है। तो अमोर्टाइजेशन किस रेट पे, 4,50,000 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास अमाउंट आएगी दैट वुड बी अलाउड, तो वो वाली एडमिसिबल हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से अमाउंट कैलकुलेट करनी है क्योंकि इसने कहा है कि आपने अमाउंट्स कैलकुलेट करनी है फॉर टैक्स पर्पस। तो जब अमाउंट्स मांगे तो ऑब्वियसली आप अमाउंट्स प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, प्रोविजन नंबर 2 क्या कह रहा है, बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ स्टाफ लोन ऑफ ₹25,000। हमें पता है कि बैड डेट एडमिसिबल होते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन थी और कंडीशन ये थी कि वो बैड डेट हमने इसलिए दिया हो कि उससे हम बिजनेस इनकम कमा सकें। बिजनेस इनकम पर्पस के लिए बैड डेट का होना ज़रूरी था। हमने कहा था कि हमने इसलिए दिया था कि उससे हम कोई प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और बाद में हमें पता चला कि अब ये रिसीव नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे बैड डेट तो है, लेकिन ये हमने किसको दिया हुआ है, स्टाफ को दिया हुआ है, किसी एम्प्लॉय को दिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि जब हम किसी एम्प्लॉय को देते हैं लोन या कोई भी
अमाउंट एक्सटेंड करते हैं तो वो इनकम जनरेट करने के लिए नहीं होती, वो किस पर्पज़ के लिए हो सकती है कि आप उनकी वेलफेयर के लिए दी हो, या फिर कोई अच्छे रिलेशनशिप्स की बेस पे दी हो, या फिर किसी और पर्पसेस के लिए दी हो। लेकिन हम अपने स्टाफ से, अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे नहीं कमा रहे होते, उनको हम किस लिए देते हैं? उनकी वेलफेयर के लिए, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये वाला बैड डेट आपको अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टाफ को गिवन है। तो आपने प्रोविजंस बड़े ध्यान से देखनी है, इसीलिए मैंने कहा था कि प्रोविजंस को वापस रिवाइज करना है जाके, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ मोल्ड हो सकती है। अब आप देखें कि उसने शुरू में बैड डेट ही लिखा है ताकि स्टूडेंट पढ़ते साथ उसे एडमिजिबल कर दे, लेकिन आगे से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ वाकई ये अलाउड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टाफ को गिवन है। तो इसी तरह आपने एक तो पेपर में प्रोविजन पूरी पढ़नी है, और दूसरी बात के प्रोविजंस रिवाइज भी करते जाए साथ साथ। नेक्स्ट क्या है नंबर 3 पे, reimbursement of expenditures of rupees 300,000 to CL by the parent company। अगेन अच्छा, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसने इसे कितने एक्सपेंडिचर्स रीइंबर्स किए हैं? 300,000। आपको पता है कि जब भी कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है तो वो क्या होता है? डिडक्शंस अलाउड होती हैं और वो इनकम में से माइनस किया जाता है, और अगर वो एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हो जाए तो वो इनकम में क्या हो जाता है? ऐड बैक हो जाता है। हमारे पास प्रोविजन तो ये है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। दिस अमाउंट वॉज इनकर्ड बाय CL इन 2018। हमें पता है कि CL ने अगर 2018 में ये वाला एक्सपेंडिचर किया था तो इसने अपनी इनकम में से क्या किया हुआ होगा? माइनस किया हुआ होगा। और अगर इसे इस साल रिसीव हुआ है तो इसे इनकम में ऐड बैक करना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? ऑन मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम दुबई, इसलिए इसने ये एक्सपेंडिचर किया था। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए किया था। इनकम ऑफ कमर्शियल इंपोर्टर वाज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम इन टैक्स ईयर 2018। अब ये मसला बना दिया इसने क्वेश्चन के अंदर। बाकी प्रोविजन हमारे पास वही है, एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हुआ है, इनकम में ऐड होना चाहिए, लेकिन इनकम में तब ऐड होगा जब वो किसी साल एज अ डिडक्शन अलाउड हुआ हो। ठीक है, अगर ये चीज़ ना लिखी हुई होती यहाँ पे तो फिर तो ये अलाउड होना था और इस साल इनकम में ऐड बैक हो जाता। लेकिन आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम होता है वो अलाउेबल नहीं होता, टैक्स अलाउेबल नहीं होता, वो इनकम में से माइनस नहीं हुआ होता। इसलिए जब वो रिकूप होगा, जब वो वापस दिया जाएगा, रीइंबर्स होगा, तो वो इनकम में भी ऐड बैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले माइनस ही नहीं हुआ था। एक्सपेंडिचर जो पहले माइनस हुआ और रीइंबर्स हो बाद में, वो वाला आप ऐड बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सपेंडिचर पहले सिरे से माइनस ही नहीं हुआ तो उससे आप ऐड बैक भी नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा करें? पहले भी उस पर टैक्स दिया हो फिर बाद में दोबारा ऐड करके उस पर टैक्स दें, ऐसी हरकत क्यों करें? हम बार बार टैक्स क्यों दें? इसलिए ये आपने ऐड बैक नहीं करना। तो होपफुली आपको ये प्रोविजन समझ आई होगी। नेक्स्ट क्या है? इनिशियल अलाउंस ऑफ 4 million ऑन अ यूज्ड इक्विपमेंट एक्वायर्ड लोकली फ्रॉम MSD लिमिटेड। ये कहता है कि इनिशियल अलाउंस इसने अलाउड कर दिया है और ऐसे इक्विपमेंट पे अलाउ किया है जो पहले यूज था। हमने जब इनिशियल अलाउंस की प्रोविजन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो इक्विपमेंट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूज होगा, फर्स्ट टाइम जो यूजिबिलिटी थी वो मस्ट थी, तो तब उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस अलाउड होना था। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यूज्ड इक्विपमेंट के ऊपर इसने अलाउ किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कर सकते, हमेशा आपने माइंड में प्रोविजन रखनी है और प्रोविजन के मुताबिक ये है कि यूज्ड इक्विपमेंट पे इनिशियल अलाउंस अलाउड नहीं होगा, सिर्फ फॉर द फर्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है तो अलाउड होगा। इसलिए आपने ये रिप्रोड्यूस करनी है प्रोविजन के ऐसा ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर point number 5, financial charges amounting to rupees 100,000 and depreciation amounting to rupees 200,000 on vehicle acquired on a finance lease from Radish Leasing
जब भी लीज का क्वेश्चन आपके पास आएगा ना, आपने ये ज़रूर फिगर आउट करना है कि लेसर की एंट्री पूछ रहा है या लेसी की पूछ रहा है। यानी जो कंपनी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या वो लेसी है या लेसर है। ठीक है, जब आप देखेंगे कि लेसो है तो फिर तो आपके पास डिडक्शन भी अलाउड होगी, डेप्रिसिएशन भी होगी, और डेप्रिसिएशन की जो डिडक्शन है वो आपके पास भी होगी अलाउड। लेकिन जब लेसी का केस होगा तो हमें पता है कि ओनली रेंटल्स अलाउड होते हैं। ठीक है, लेसी को सिर्फ क्या अलाउड होता है, सिर्फ और सिर्फ रेंटल्स। क्यों? क्योंकि जो एसेट होता है वो कंपनी का होता है, एसेट लेसी का नहीं होता। टैक्सेशन के मुताबिक एसेट लेसी यूज तो कर रहा है लेकिन उसका एसेट नहीं है। हमने ये प्रोविजन पढ़ी थी कि जब भी किसी कंपनी से वो एसेट लेगा और उसे यूज करेगा तो वो एसेट कंपनी का होगा, वो उसका अपना नहीं होगा। तो ये लीज कंपनी से जब एसेट लेके यूज कर रहा है तो इसे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी क्योंकि उसका एसेट ही नहीं है। डेप्रिसिएट कौन करेगा? रेडिश वाले करेंगे, जिसके बारे में हमसे नहीं पूछा गया। हमसे सिर्फ कैरेट लिमिटेड के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमने इनको माइंड में रखते हुए इस प्रोविजन को पढ़ना है, यानी लेसी को माइंड में रखते हुए इस प्रोविजन को पढ़ना है। तो आपने पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखते हुए ये ज़रूर देखना है कि किसकी ट्रीटमेंट आपसे पूछी जा रही है। ये ना हो कि आपके पास लेसो की पूछी जाए और आप लेसी की लिख के आ जाएं। ऐसी हरकतें पेपर में नहीं करनी। तो यहाँ पे देखें, लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹400,000। इसने 400,000 के रेंटल्स पे किए हैं। द प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ लीज मोटर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर इज मैक्सिमम लिमिट अप टू 2500,000। इसकी लिमिट 2500,000 है। तो ये लिमिट भी हमें काम आ जाती, ये डेप्रिसिएशन भी हमें काम आ जाती, यहाँ पे जो गिवन है ये अमाउंट भी हमें काम आती अगर एंट्रीज लेसर की होती। लेकिन अभी इस केस में हम लोग लेसी हैं, इसलिए लेसी के लिए सिर्फ एक अमाउंट यहाँ पे हमने नोट करनी है, एंड दैट इज़ लीज रेंटल्स। और लीज रेंटल्स इसे एडमिजिबल हैं, बाकी कोई भी अमाउंट इसके काम की नहीं है, इसलिए इसने इसे इन अमाउंट्स को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो इस केस में ओनली लीज रेंटल्स आर अलाउड, बाकी चीज़ें नहीं देखनी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ी डिटेल में मैंने इसलिए डिस्कस किया है ताकि जब आप दोबारा कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पढ़ें तो आप लॉजिक और रीजनिंग के साथ उसे सॉल्व कर रहे हों, क्योंकि रट्टा बेस्ड आपके पास यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बड़ी अच्छे तरीके से क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंफ्यूज कर रहा है, पूरी प्रोविजन एज इट इज़ दे देता है ताकि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते उसका माइंडसेट बन जाए कि हाँ ये वही वाली प्रोविजन है, और एंड पे एक दो चीज़ें ऐड कर देता है, जैसे इसके अंदर फाइनल टैक्स रिजीम ऐड कर दिया, इसके अंदर स्टाफ लोन ऐड कर दिया, इसके अंदर सारी डिटेल दे दी, लेकिन बीच में काम की चीज़ हमारे पास एक ही थी। तो ये चीज़ें इसलिए हो रही होती हैं पेपर में ताकि आपके नॉलेज बेस्ड टेस्ट की जाए कि कितना स्ट्रोंग आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है और फिर आपने सॉल्व करना है, जल्दी में नहीं करना। कोई जल्दी नहीं होती पेपर के अंदर, टैक्स का पेपर इतना लेंथी भी नहीं होता, छोटी छोटी प्रोविजंस प्रोड्यूस करनी होती हैं, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे वर्क करें साथ साथ ताकि आप जो है एंड पे स्ट्रेस्ड भी ना हो और गलत भी ना करके आए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।